नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज हम चर्चा कर रहे हैं सरगुजा संभाग या यूँ कहें कि सरगुजा जिले में चल रहे उन कोयला खदानों की या खुलने वाले उन कोयला खदानों की जहां पर लगातार विवाद हो रही है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्यवाही कुछ नहीं होती। वर्ष 2020-21 के आसपास राज्यपाल ने, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल उस समय अनुसुईया उइके थीं, उन्होंने एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि जो फर्जी ग्राम सभाएं हुई हैं उसकी जांच कराई जाए और जांच रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने यह पत्र मुख्य सचिव को लिखा था, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को, और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने वह पत्र भेजा था सरगुजा के कलेक्टर को, लेकिन पिछले 3-4 सालों में वह जांच हुई ही नहीं। बताया जाता है कि उस जांच के नाम पे केवल यह हुआ कि एक एफिडेविट बनवाया गया और वह भी उस सचिव से, जिसको कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि उस ग्राम सभा में या वो जो जन सुनवाई ग्राम सभा जो भी हुई थी उसमें फर्जी तरीके से जिसने कागज़ तैयार किए और उस एफिडेविट को ही लगाकर यह बता दिया गया था कि जांच पूरी हो गई है, लेकिन इस जांच को कोई मानने को तैयार नहीं था। और जो ग्रामीण उदयपुर के हसदेव क्षेत्र से लगातार पैदल चलते हुए 300 से 350 किलोमीटर पैदल चल जाकर राज्यपाल से मुलाकात किए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे, उन्होंने इस जांच को न मानते हुए अपना आवेदन अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ में दिया और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति आयोग में उनके आवेदन पर केस दर्ज हुआ और उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा भी पत्र भेजा गया और कलेक्टर से जांच रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन वहां भी जांच रिपोर्ट पेश नहीं किया गया। लगातार ऐसा ही मामला चल रहा था, लेकिन इसके बीच फिर से कोल खदानों से कोल उत्पादन हेतु पेड़ों की कटाई शुरू हो गई और लोगों का विरोध भी शुरू हुआ। इस दौरान जब लगातार कलेक्टर के पास से जांच रिपोर्ट नहीं आई तो अनुसूचित जनजाति आयोग ने कमिश्नर सरगुजा को पत्र लिखा और जांच की रिपोर्ट मांगी, लेकिन इस बीच फिर से परसा ईस्ट केतेबासेन फेज 2 के लिए वनों की कटाई शुरू हुई और इस बीच जब लोगों ने फिर से शिकायत अनुसूचित जनजाति आयोग में की और कहा कि अभी तक जांच रिपोर्ट आई ही नहीं है, फिर से कोयले के उत्पादन हेतु वनों की कटाई क्यों हो रही है। उन्होंने इसकी शिकायत जब अनुसूचित जनजाति आयोग में की तो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उनकी टीम स्वयं सरगुजा पहुंची और सरगुजा के रेस्ट हाउस में, अंबिकापुर के रेस्ट हाउस में उन्होंने कमिश्नर सरगुजा और डीएफओ अंबिकापुर को तलब किया और कहा कि 2 से 4 दिन के अंदर हमें जांच रिपोर्ट चाहिए, तभी आगे की कटाई और कोल उत्पादन का कार्य शुरू हो सकता है। इस बीच लगभग 1 सप्ताह का समय गुजरा और इसके बाद अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आखिरकार अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सुनवाई की और जो फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव था या फर्जी ग्राम सभा को लेकर जो भी शिकायत हुई थी उसकी सुनवाई की गई। उस सुनवाई के दौरान कल 10 तारीख को जब सुनवाई हुई अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में तो वहां पर सचिवों ने सीधे सीधे कह दिया कि जिला प्रशासन के दबाव और अधिकारियों के दबाव में हमें तहसील कार्यालय में 1 सप्ताह से ज़्यादा समय तक रखा गया और दबाव डालकर ग्राम सभा के प्रस्ताव में यह लिखवाया गया कि कोल खदान हेतु लोगों ने सहमति दी है। हमारे बीच में है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कल जो आयोग ने सुनवाई की उसमें क्या कुछ आया और यह सुनवाई क्या थी, क्यों अनुसूचित जनजाति आयोग की सुनवाई को अंबिकापुर में सरगुजा में आयोजित करना पड़ा। पहले तो आपका स्वागत है खबरी चौक पर। कल का जो सुनवाई था, आपका जो सुनवाई हुआ अंबिकापुर में जो फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव को लेकर था, क्या था पूरा मामला और कल के सुनवाई में क्या कुछ आया? आप सभी को नमस्कार। कल जिला सरगुजा के जिला पंचायत के सभागार में अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर ने सुनवाई यहाँ पर किया। हमारे पास एक आवेदन आया था वर्ष 2022 में और ये आवेदन था सरगुजा जिला के
हसदेव अरण्य में जो खदान संचालित हो रहे हैं राजस्थान सरकार के कोल खनन के, उसके विरुद्ध था। परसा खोल खनन के नाम से ये आवेदन आया और उसका विरोध के संबंध में आवेदक थे मुंशी प्रसाद पोर्ते, कंवल साय पोर्ते, मंगल साय और अन्य 41 ग्रामवासी। इन्होंने वर्ष 2022 में अनुसूचित जनजाति आयोग में आवेदन दिया था और शिकायत की थी कि हमारे ग्राम पंचायत घाटबर्रा, हरिहरपुर, फतेहपुर में जो भूमि अधिग्रहण का जो काम हो रहा है और ग्राम सभा का आयोजन जो हो रहा है, वो ग्राम सभा में जो दस्तावेज तैयार किए गए हैं वो सभी के सभी फर्जी दस्तावेज हैं। मैंने उनसे पूछा कि कैसे फर्जी हैं, तो उनका आवेदन में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो ग्राम सभा आयोजित की गई थी उस ग्राम सभा में जिला पंचायत ने जो हमको ग्राम सभा आयोजन करने के लिए एक एजेंडा भेजा था जिसकी संख्या 1 से 21 तक था, जो ग्रामवासियों के दैनिक जीवन से जुड़े हुए, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, तमाम तरह के जो उनके जीवन से जुड़े हुई जो बातें हैं उनका वो रूटीन ग्राम सभा था। और उस रूटीन ग्राम सभा में ग्राम सभा को आयोजन करने की जब बात आई तो हरिहरपुर ग्राम पंचायत का जो ग्राम सभा था उसमें कोरम की आपूर्ति नहीं हो पाई। कुल 132-33 लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे और उसको कैंसिल करने के लिए, स्थगित करने की बात हुई और गांव वालों ने उस पर किसी भी प्रकार का चर्चा भी नहीं किया था। लेकिन उसी ग्राम सभा में 21 के बाद 22वां नंबर फिर से जोड़ा गया और उस ग्राम सभा को भी बताया गया कि उसकी संख्या 132-33 से बढ़कर के 400 से 450 से ऊपर चला गया और वो ग्राम सभा को बोला गया कि वो पूर्ण है और उसमें जो चर्चा के विषय थे उसको भी लिखा गया जो रूटीन ग्राम सभा के, और 22वां नंबर अलग से उसमें जोड़ा गया है कि कोल खनन और व्यावर्तन का जो बात है उसको जोड़ करके और उसमें दस्तखत कराने के लिए प्रयास किया गया। संबंधित ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है उसने उसमें दस्तखत करने से इनकार कर दिया, उसके हस्ताक्षर भी नहीं है, उसमें सिर्फ सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर हैं और उस ग्राम सभा को वहाँ पर रायपुर में खनिज विभाग को भेजा गया और आगे की कार्रवाई को संपन्न कराया गया, जो कि पूर्णतः गैर कानूनी है क्योंकि गांव का जो ग्राम सभा की रजिस्टर हमारे पास आया था और आवेदक पक्ष का जो आया था उसमें संख्या कम होने की वजह से वो ग्राम सभा अपूर्ण मानी गई, लेकिन उसमें कूट रचना करके उसको 400 से ऊपर संख्या बताई गई है। और कल जब मैंने पूछताछ यहाँ पर किया, क्योंकि हम बार बार यहाँ पर चिट्ठी लिख रहे थे, स्थगन भी अनुसूचित जनजाति आयोग ने जारी किया था, ये मई के महीने की बात है, मई जून में, कि जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती है, इन दस्तावेजों का परीक्षण नहीं हो जाता है, तब तक इसमें किसी भी प्रकार का काम और एक्सटेंशन का काम नहीं होना चाहिए। सरगुजा कमिश्नर को ये पत्र भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई उन्होंने विचार नहीं किया, कोई गंभीरता नहीं दिखाई और पुनः जब जंगल की कटाई हुई तो अनुसूचित जनजाति आयोग इस पर चिंता जाहिर किया और हम चल करके सरगुजा जिला मुख्यालय तक आए। सरगुजा संभाग के कमिश्नर से मैंने बात किया, वन जो अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, उनसे भी मैंने बात किया कि आपने ये जंगल की कटाई कैसे कर दी। उन्होंने स्पष्ट कोई भी जवाब, संतोषजनक जवाब अनुसूचित जनजाति आयोग को नहीं दिया। एक तो ये ग्राम सभा की बात है। दूसरे ग्राम सभा में जो हुआ है वो साली में जो ग्राम सभा हुई उसका जो सचिव था उसका कहना है, उसने अपने कथन दर्ज कराए हैं कि ग्राम सभा का जब सूचना प्रसारित हुआ, मैंने मुनादी करवाई ग्राम पंचायत में और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के मुनादी करने के बाद मुझे बंधक बना लिया गया और बंधक बना करके ब्लॉक मुख्यालय में मुझको रखा गया था 15 दिन तक, और जिन अधिकारियों के नाम और उसके पहरेदारी में जो पटवारी लगाए गए थे उनकी भी उसने पहचान बताई है। और किसी भी ट्राइबल व्यक्ति को बंधक बना करके लिखा पढ़ी कराना ये तो एक अपने स्तर पे ही गैर कानूनी है।
दूसरी चीज़ है कि उससे गलत जो दस्तावेज बनाए गए हैं, कूट रचना जो हुई है, ये उससे भी गंभीर बात है, जिसके आधार पर कोल खनन के लिए प्रक्रिया जारी है। कोल खनन की जो भूमि का आवंटन हो रहा है वो भी गैर कानूनी है। यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं वो ग्रामीण जो लगातार उदयपुर हसदेव क्षेत्र से लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे थे और उन्होंने राज्यपाल से शिकायत की, मुख्यमंत्री से शिकायत की और जो कहा कि फर्जी ग्राम सभा, तो कहीं न कहीं कल के आयोग की सुनवाई में उनका जो आरोप था वो सही साबित होता दिख रहा है। हमारे पास आवेदक पक्ष ने जो दस्तावेज जमा किए हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय का पत्र भी उन्होंने अपने आवेदन पत्र में सबमिट किया है और महामहिम राज्यपाल ने प्रमुख सचिव को उन्होंने नामजद उसमें पत्र भेजा है कि प्रमुख सचिव का नाम लिख करके कि आप इसकी जांच जिला सरगुजा से करा करके और उनको अवगत कराएं। लेकिन न उसकी कॉपी हमको आज तक मिल पाई, क्योंकि अनुसूचित जनजाति आयोग का उत्तरदायित्व भी महामहिम राज्यपाल के प्रति होता है। अगर उनके तक अगर पत्र जाता तो उसकी कॉपी हमको भी मिलती, लेकिन वो पत्र हमको नहीं मिला। हम इंतज़ार करते रहे, बार बार मैंने नोटिस भेजा, अनुसूचित जनजाति आयोग ने वैधानिक नोटिस भेजी राजस्थान सरकार के जो कोल उत्खनन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक, कभी भी वो अनुसूचित जनजाति आयोग तक उन्होंने आना भी आवश्यक नहीं समझा। पहली बार कल जिला मुख्यालय में जो बैठक हुई, जिस सुनवाई हुई, उसमें 2 अधिकारी उन्होंने भेजा था और वो समुचित जवाब भी अनुसूचित जनजाति आयोग को उपलब्ध नहीं करा पाए। मैंने बार बार उनसे बोला, कथन दर्ज कराने के लिए बोला, उस पर भी उन्होंने आनाकानी किया। बहुत समझाने के बाद जा कर के तब वो अपनी उपस्थिति भर वो बता पाए और टाइम मांगा कि हमको कुछ समय दिया जाए, हम दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनसे बोला कि आपको अगर कोल खनन के लिए जो भूमि आवंटित की गई है उसके वैधानिक दस्तावेज चाहिए, वो किसी भी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। वनों की कटाई से पूर्व वनों को लगाने का है, 1 पेड़ के बदले में 10 पेड़ लगाना होता है और 3 वर्ष पहले लगा करके उसके बाद में उसकी कटाई के लिए आना होता है। और उसकी जो कटाई का जो अनुमति है वो भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्रालय से और पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति होना आवश्यक है। और उस जगह पर जहाँ खनन का काम हो रहा है वो ऐसा इलाका है जो बायोडाइवर्सिटी से परिपूर्ण है और उसमें किसी प्रकार की अगर क्षति होती है तो पुनः उसमें वातावरण में उस धरती पर वो उनका आना फिर संभव नहीं है। कई प्रजातियां, कई जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे, कई चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ क्या था। ऐसे लिए इस वजह से उस जगह पर खनन तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात यह है कि ये 5वीं अनुसूची का इलाका है। इस 5वीं अनुसूची के इलाके में पेशा कानून छत्तीसगढ़ में लागू है। 1996 से अविभाजित मध्य प्रदेश से चल करके ये कानून आ रहा है और 2022 में 8 अगस्त को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पेशा कानून का नियम भी लागू हो गया कि किस तरीके से पेशा कानून यहाँ पर काम करेगा। तो उसके तहत तो इस 5वीं अनुसूची इलाके में बगैर उसकी अनुमति के आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम यहाँ पर नहीं कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम तो ग्राम सभा की वैधता होनी चाहिए। ग्राम सभा अगर इस बात की अनुमति देता है और उसके लिए इस 5वीं अनुसूची इलाके का खनिज को निकालने से पहले 5वीं अनुसूची बाहर का खनिज खत्म होना चाहिए, ये देश का कानून कहता है। अगर वहाँ उपलब्धता नहीं होगी, वैसी स्थिति में इस 5वीं अनुसूची के खनिज को निकाला जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का हमारा जो कानून है वो ये इस बात को कह रहा है कि आप पहले सामान्य इलाके के खनिज का उपयोग करिए, वहाँ उपलब्धता खत्म हो जाती है तभी आपको 5वीं अनुसूची के इलाके के संसाधन को दोहन करने का अधिकार है। यदि सरगुजा की बात की जाए तो सरगुजा में राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड को 3 खदानें आवंटित हुई हैं। एक है परसा ईस्ट केते बासेन फेस 1,
जिसको कि 2028 तक वहाँ से कोयला निकाला जाना था, लेकिन कंपनी ने 2023 में ही कह दिया कि हमने पूरा कोयला निकाल लिया, जो कहीं ना कहीं नियमतः सही तो नहीं है। यह जिले से लेकर राज्य स्तर के अधिकारियों को देखना था कि कैसे किसी कंपनी ने नियम विरुद्ध जाकर जल्दी कोयला निकाल लिया। दूसरा है परसा ईस्ट केते बासेन का फेज 2, जिसे 2028 के बाद शुरू होना था, जो 2024 में ही 24 के पहले ही शुरू हो चुका है। इसके अलावा तीसरा खदान है परसा कोल ब्लॉक, जिसके लिए लगातार विवाद चल रहा है। पिछले 2 साल से अधिक समय से धरना प्रदर्शन वहां के ग्रामीण उसी ग्राम में बैठकर लगातार कर रहे हैं। वहीं के ग्रामीण थे जो चलकर रायपुर तक गए थे 300 से 350 किलोमीटर तक, और जिनका आरोप छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति आयोग के सुनवाई में कहीं न कहीं सही पाया गया, और यह साबित हो चुका है कि जो ग्राम सभा का प्रस्ताव था वह फर्जी था। वहीं एक और खदान है केते एक्सटेंशन। केते एक्सटेंशन खदान की यदि बात की जाए तो उसमें 98% जंगलों का अधिग्रहण होना है, जंगलों में कटाई होनी है, जंगलों से कोयला निकाला जाना है। तो यदि दोनों तीनों की बात की जाए, उसमें केवल परसा कोल ब्लॉक की हम बात करें, जिसके लिए सुनवाई हुई, सुनवाई में जो आरोप था ग्रामीणों का वह सही पाया गया, ग्राम सभा फर्जी थी। तो क्या यह माना जाए कि पेशा कानून का राज्य है ये, पेशा कानून लागू है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, तो इस कोल आवंटन को या इस कोल ब्लॉक को निरस्त किया जा सकता है, आगे हो सकता है? पेशा कानून के तहत जिस कोल खनन के लिए जो इन लोगों ने कहना है कि ये हमने ग्राम सभा करके इसको लिया है, कोयला खोदने वाली जो भी कंपनियां हैं वो सारे के सारे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उनका कहना है हम कोल बेरिंग एक्ट के तहत ज़मीन का अधिग्रहण किए हैं, जिसमें कोयला निकालने के लिए, खनिज निकालने के लिए ग्राम सभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जब कोल बेरिंग एक्ट के तहत आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं तो फिर ग्राम सभा क्यों करा रहे हैं? ये विचार करने का विषय है। आप दोनों बात कहते हैं कि कोयला खोदने के लिए, खनिज निकालने के लिए अलग कानून है जिसमें ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं है, और फिर आप ग्राम सभा के कागज़ को फर्जी बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, आदिवासियों को बंधक भी बना रहे हैं, उनके संग प्रताड़ना भी हो रही है। तो ये सिर्फ खनिज का मामला नहीं है, आदिवासियों के स्वामित्व का, उनके स्वाभिमान का भी मामला है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि बासेन एक गांव है, बासेन गांव के कई ऐसे लोग हैं, और जो कोयला खोदने के लिए जिन ज़मीनों का उपयोग किया गया है, ऐसे कई लोग भूमिहीन हो गए। उनके जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है सेटलमेंट का, शून्य घोषित हो जाने के बाद आज उनके परिजनों के लिए, उनके बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। ये भी विचारणीय विषय है। और पेशा कानून के अनुसार जिन जमीनों को सरकार ने, जिन जमीनों का अधिग्रहण जो किया गया है पेशा कानून के तहत, उन भूमि को वापस लेने का भी उसके पास पावर है। ये पेशा कानून कहता है। उसके बगैर अनुमति के आप कुछ भी इस इलाके में नहीं कर सकते। और जो लोग कर रहे हैं, जिन अधिकारियों के द्वारा इस तरीके का गलत काम किया जाए, वो कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते। देश का कानून है, संविधान है, उनको भी मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो उनको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। वो किसी के दबाव में अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक अंतिम चर्चा और यदि इन कोल खदानों की बात की जाए, जो 3 कोल खदान मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके नाम को लेकर भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें भ्रम की स्थिति है, क्योंकि जब भी कटाई शुरू होती है तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि किस कोल ब्लॉक के लिए कटाई हो रही है। क्योंकि पहला जो कोल ब्लॉक जहाँ पर खदान शुरू हुआ था वो था परसा ईस्ट केते बासेन फेज 1, फिर दूसरा उसी का फेज 2, तीसरा है परसा कोल ब्लॉक, चौथा है केते एक्सटेंशन। तो वो चारों खदानों के नाम में कहीं ना कहीं परसा, केते, बासेन ये सब चीज है, और लोगों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होता है। यही कारण है कि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भी कोल ब्लॉक आपको आवंटन हुआ है उसका एक सीमा रेखा तय कर दीजिए कि किस कोल ब्लॉक का सीमा रेखा क्या है। अभी पिछले 1 सप्ताह पहले जब कलेक्टर ने मीटिंग ली थी उन क्षेत्रों की, तो वहां पर भी उन्होंने मांग रखा कि जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो हमको बताते ही नहीं है कि कहाँ का खुदाई शुरू होना है या कहाँ का वनों की कटाई होनी है। तो इसको लेकर भी क्या कुछ आयोग की ओर से या आप लोग कुछ पहल करेंगे कि इसका सीमा रेखा तय किया जाए? ये बात मुझको अभी आपके माध्यम से इस बात को पता चला है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अंचल जी कि ये जो इलाका है ये 5वीं अनुसूची का है। यहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति हैं
वो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं और ऐसे लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनकी सीमाएं तो पारंपरिकगत होते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना इलाका जानते हैं, एक टेरिटरी को जानते हैं कि ये हमारा इलाका है। सरकार को चाहिए, और जो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन ग्रामीणों के प्रति उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए, न कि किसी कंपनी के प्रति। अगर सरकार ने आपको यहाँ पदस्थ किया है, आपकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है, तो उन आम नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही को बताएं। और अगर वो ग्रामीण पूछ रहा है तो उसका अधिकार है कि उसको उसकी सीमा बता दीजिए, उसकी गांव की सीमा बता दीजिए। पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार ने जो चीज़ किया है उस बात को आप लिख करके बता दो, बोर्ड लगा दो, सारी चीज़ें कर दो। इसमें करने में क्या दिक्कत है? आप बड़े बड़े विज्ञापन लगा रहे हैं, बड़े एयरपोर्ट में, हवाई अड्डा में और रेलवे स्टेशन में। अरे छोटा सा बोर्ड उनके लिए भी लगा दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि ये केते का एक्सटेंशन है, परसा का एक्सटेंशन है, या कोल खनन के लिए ये इलाका है। आपको लगाने में दिक्कत क्या है? आपको इसीलिए यहाँ पर नियुक्ति मिला है कि आप उनकी जवाबदेही को नियम पूर्वक उसका पालन करें और उनको अवगत कराएं, न कि किसी कंपनी के प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। फिलहाल परसा कोल ब्लॉक का जो मामला है जो आयोग तक पहुंचा था, इसको लेकर आगे और सुनवाई होगी। इसके बाद आयोग अपना रिपोर्ट आगे देगा और इसके बाद इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। नियमतः यदि देखा जाए तो ग्राम सभा पूरी तरीके से अभी तक की जो सुनवाई हुई उसमें यह देखा गया है कि फर्जी पाई गई है। तो कहीं ना कहीं इस कोल ब्लॉक के आवंटन पर और इस कोल ब्लॉक जो आवंटित हुआ है उसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि क्या राज्य सरकार या केंद्र की जो सरकार है आगे इस कोल ब्लॉक को निरस्त कर सकती है। क्या यहाँ की जो विधानसभा है, यहाँ के विधानसभा से जो एक प्रस्ताव पारित हुआ था 2022-23 के आसपास, एक प्रस्ताव विधानसभा में कि नई कोल ब्लॉकों के नए कोयले की खदानें शुरू नहीं की जाएंगी। तो क्या उस चीज़ को लेकर भी इस सुनवाई के बाद क्या इसमें विधानसभा में भी कोई चर्चा आगे हो सकती है? आगे क्या होगा फिर से अपडेट करेंगे हम आपको। लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं। परसा कोल ब्लॉक का ही यदि एक मामले को हम उठा लें तो केवल ग्राम सभा नहीं, जब पेशा कानून की हम बात करते हैं, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो पेशा कानून में सीधा सा चीज़ है कि ग्राम सभा नहीं बल्कि एक ग्राम, जहाँ पर कि रूढ़िवादी पंचायतें होती थी। रूढ़िवादी ग्राम सभाओं का आयोजन एक मोहल्ले मोहल्ले में होता था। यदि एक मोहल्ला भी अपना विरोध दर्ज कराता है तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा में यदि कोई प्रस्ताव जो है, ग्राम सभा में किसी चीज़ को लेकर ये सहमति मान ली जा रही है तो एक व्यक्ति का सहमति भी असहमति कहलाएगा। तो इसलिए जब तक लोग वहाँ पर सहमत नहीं होंगे खदान का आगे खुल पाना, मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस पर नियम से कार्रवाई होती है और सही तरीके से नियमों का पालन होता है तो कहीं ना कहीं परसा की कोल ब्लॉक जो है निरस्त हो सकती है। आप देखते रहिए खबरी चौक। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कौन है